हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीआई कंपटीशन क्लासेज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो केबीएस पीजीटी केमिस्ट्री का वन सूट रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम सारे चैप्टर का वन सूट रिवीजन करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके साथ। अभी लास्ट में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने बहुत शार्ट में नोट किया हुआ है। और आज हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में, जैसे जब आप पढ़ते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, एल्कीन्स पढ़ते हैं, एल्काइंस पढ़ते हैं, एल्केन्स पढ़ते हैं, तो आज हम एल्केन्स वाला पार्ट पूरा डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से करने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स ओनली। तो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उसी ही आप हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। जनरली जो आपके पेट्रोल्स मिल रहे हैं, डीजल्स मिल रहे हैं और कैरोसिन ऑयल्स मिल रहे हैं, उन सब का जो हमें मिल रहा है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है? आपको अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है। जो कोल गैस मिल रही है, कोल गैस मिल रही है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से मिल रही है। एलपीजी गैस मिल रही है, लिक्विड, उसका फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलेंगे वो एनर्जी की बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ये भी एक हाइड्रोकार्बन्स है। डीजल हो गया, ये भी आपके हाइड्रोकार्बन्स है। केरोसिन ऑयल हो गया, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन्स है। ये सब क्या है? आपकी एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स इज आल्सो यूज्ड फॉर दी मैन्युफैक्चर्स ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरेन्स। हाइड्रोकार्बन्स को जनरली हम यूज करते हैं डिफरेंट पॉलीमर्स के मैन्युफैक्चर्स के लिए, जैसे पॉलीथीन के लिए, पॉलीप्रोपिलीन के लिए, पॉलीस्टाइरेन के लिए। इन सब के लिए हम इसका यूज करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट्स। जितने भी हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका हम पेंट्स में सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो आपका हाइड्रोकार्बन्स है उसका हम क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन जो किया गया है 3 तरीके से किया गया है। एक तो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और एक आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और तीसरा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसे जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होगा, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। जैसे आपका मेथेन हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल है मेथेन। आप देखेंगे चारों की चारों बॉन्ड क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मेथेन में। ये सब के सब क्या होंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। दूसरा एग्जाम्पल्स दिया गया है C2H6, ये भी क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आते हैं? सभी एल्केन्स, जितने भी आपके एल्केन्स हैं सब के सब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। और एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। देखिएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर देखेंगे तो कई बार सिर्फ और सिर्फ जनरल फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो आपको सारे का जनरल फार्मूला जरूर याद करिएगा। अभी 2018 का जो रिसेंटली क्वेश्चन पेपर आया था उसमें एमेंस का पूछा था जनरल फार्मूला, तो आपको जनरल फार्मूला जानना बहुत जरूरी है। अगला हम देखेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड का मतलब है यानी उसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो। अनसेचुरेटेड में क्या आती हैं? एल्कीन्स भी आएंगी और एल्काइंस भी आती हैं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कंपाउंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। अगला हाइड्रोकार्बन्स हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए जरूरी है कि एक आपके पास हेक्सागोनल रिंग्स होनी चाहिए, एटलीस्ट अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ यानी डबल सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के साथ एक 6 मेंबर की आपके साथ रिंग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से आएंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अगर आप देखें तो इसमें आपके ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी आएंगे और आपके क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी आएंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो ओपन चेन में आपके एथेन होंगे, प्रोपेन होंगे, ब्यूटेन होंगे, पेंटेन होंगे। ये सब के सब किस में आएंगे? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे। लेकिन अगर आप क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन्स की चेन होगी क्या होगी? क्लोज होगी। जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। ये सब के सब किस में आएंगे? साइक्लोप्रोपेन्स, ये सब आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आएंगे, लेकिन आपके क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। आप हर एक लाइन देखिए, हर एक लाइन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं एल्कीन और एल्काइन, जैसे इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। ये सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स हैं। साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोहेक्जीन और साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, ये सब साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब हम चलते हैं अगला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं। कौन कौन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे? जैसे आपका बेंजीन हो गया, ये भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होगा। टॉलुइन्स हो गया, एथाइल बेंजीन हो गया, ये सब के सब क्या हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हम आगे देखेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स क्या होते हैं? तो एल्केन्स क्या होते हैं सबसे पहले जानेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत लो रिएक्टिव होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। इनकी लो रिएक्टिविटी होने की वजह से हम इन्हें पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। पैरियम का मतलब क्या होता है? लिटिल, एंड एफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो पैराफिन्स बना है इसकी लेस रिएक्टिविटी से। तो पहला प्रश्न याद रखेंगे, एल्केन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। जनरल फार्मूला तो भी आपके मैंने आगे बताया था ना, CnH2n+2। इस फार्मूले को आप जरूर याद कर लीजिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक के लिए, स्ट्रेट चेन के लिए जो आपको मिल रहा है जनरल फार्मूला CnH2n+2 मिल रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे सारे गिवन हैं। अब सैचुरेटेड रिंग कंपाउंड के लिए जो जनरल फार्मूला है CnH2n है। यहाँ पे देखिए ब्यूटेन का एग्जाम्पल है और प्रोपेन का है। अब स्ट्रक्चर्स देखेंगे एल्केन्स का। जितनी भी एल्केन्स होती है, अगर आप कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, आगे आपने यही बताया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे सारे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होती है। यहाँ पे देखिए दिया है टेट्राहेड्रल होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगी। अब हम इसका प्रिपरेशन के मेथड जानेंगे कि किस मेथड से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन के मेथड जानेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, हाइड्रोजनेशन करा दीजिए। जो भी आपकी एल्कीन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कोई भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या फिर एल्कीन्स है, उस पर अगर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे निकिल और प्लेटिनम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अथवा रेने निकिल के प्रेजेंस में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ना समझ में आए तो एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए इसके पास और डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एथेन बन जाएगा। अगला देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस आल्सो नोन एज सेवेटियर-सेंडर्सर रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए दिया है सेवेटियर-सेंडर्सर रिएक्शंस इफ रेने निकल इज प्रेजेंट। अगर आप एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं रेने निकल के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? सेवेटियर एंड सेंडर्सर रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए इसका नाम दिया है ना, जब भी आप इसकी रिएक्शन से एल्काइन के साथ कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे H2 का, तभी ये रिएक्शंस होगी। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है? 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। जब 1 पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना था, एल्कीन से बनाना था, तो आप 1 हाइड्रोजन ले रहे थे। 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो 2 मॉलिक्यूल्स आप हाइड्रोजन यूज करेंगे। तो सबसे पहले एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगा, फिर एल्कीन किस में कन्वर्ट होगा? एल्केन में कन्वर्ट होगा। अगला हम देखेंगे एसिटिलीन। एसाइटिलीन से बना सकते हैं आप रेने निकल के प्रेजेंस में, 2 मॉलिक्यूल्स आप हाइड्रोजन यूज करेंगे तो एथेन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अगर आप रिडक्शन करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बनता है? एल्केन्स बनता है। इसके अलावा अगर आप एल्किल हैलाइड लिए हैं तो कोई रिड्यूसिंग रेजेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका क्या बनेगा? एल्केन्स बनेगा। जैसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे देखेंगे ZnHCl, Zn+CH3COH, H2 in presence of Pt platinum, Hi in the presence of red phosphorus, जिंक Cu कपल एंड एल्कोहस, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अथवा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। कई बार अगर आप किसी भी कंपटीशन में इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बहुत जरूरी है कि आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन में कन्वर्ट हो गया। मेथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शंस हुई, मेथेन में कन्वर्ट हो गया। एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शंस हुई तो एथेन में कन्वर्ट हो गया।
अगला देखेंगे एल्कीन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस में आप क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ सोडियम इन ड्राई टू गिव सिमेट्रिकल एल्कीन्स। जो आप एल्किल हैलाइड के रिएक्शंस करा रहे हैं सोडियम के साथ, और क्या मिल रही है आपको, इससे केवल सिमेट्रिकल एल्कीन्स ही बनाया जा सकता है विथ ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम, फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एल्केन। तो यहाँ पे आपने एल्किल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ किया, और दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्किल हैलाइड आपने यहाँ पे लिया हुआ है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है, तो यहाँ से 2NaX निकल जाएगा और क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, एल्केन बनेगा। अगला यहाँ पे देखिए मेथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शंस यहाँ पे हो रही है, 2NaBr निकल गया और एथेन आपका बन गया। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। इससे आप सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं बना सकते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड इज यूज्ड। केवल एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट। वुड सिंथेसिस में आपको क्या करना है, एल्किल हैलाइड लेना है और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम के साथ कराना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। अब हम चलते हैं अगला रिएक्शंस देखते हैं। अगर हम दो अलग अलग टाइप के एल्किल हैलाइड ले लेंगे तो क्या होगा, अगर हम दो अलग अलग तरह के एल्किल हैलाइड ले लेंगे तो हमें प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा उसका। इफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड आर टेकन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। एक बार क्या करेंगे, इसकी और इसकी रिएक्शन करा देंगे Na के साथ, तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे गिवन है। दूसरी बार इन दोनों की रिएक्शन साथ साथ करा देंगे और इस दोनों की रिएक्शन साथ साथ, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का अलग अलग मिक्सचर मिलेगा। इसीलिए आपका वुड सिंथेसिस में कहा जाता है कि हम एक ही टाइप का एल्किल हैलाइड यूज करेंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स जो एल्किल हैलाइड के होंगे एक ही ज़्यादातर यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट किस तरीके से मिल रहा है, जब हम दोनों CH3Br लिए हैं तो आपको एथेन मिल रहा है। C2H5Br और CH3Br लेंगे तो प्रोपेन मिलेगा। C2H5Br लेंगे, Br-C2H5 लेंगे तो N ब्यूटेन मिलेगा। इस तरीके से मिक्सचर आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड की और सारे भी देख लेते हैं। देखिए मेथाइल आयोडाइड की रिएक्शन ZnCu से हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर जिंक कॉपर के साथ एल्कोहल के प्रेजेंस से मिल रहा है तो इसका मतलब है क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। अब सारे रिएक्शंस को यहाँ पे हम बहुत फास्ट रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि हमारा 1 शूट रिवीजन चल रहा है। आपको चीज़ों को देखना है बस, कि अपने दिमाग में बैठाना है किस तरीके से कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं, किसका किसका रिडक्शन कर रहे हैं किस तरीके से। अब देखिए एथाइल ब्रोमाइड के साथ आपने ZnHCl यूज किया तो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपका CH3 CH2 को एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और HBr यहाँ से निकल जाएगा। अगला इसी तरीके से देखेंगे CH3 CH2Br और 2HI मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, एथेन मिल रहा है, HBr और I2। देखिए यहाँ पे दिया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेड फास्फोरस इन रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ HI। जो आप रेड फास्फोरस का यूज क्यों कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं, रेड फास्फोरस रिमूव आयोडाइड अदरवाइज रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल एंड एल्केन विल बी कन्वर्ट टू एल्किल हैलाइड अगेन। यहाँ पे आई कर लीजिए, नहीं तो किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी। अब देखिए हम एल्केन और कैसे बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिजेंट के द्वारा। कई बार तो आपसे सिर्फ फार्मूला पूछ लेता है, व्हाट इज फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो याद रखिएगा RMgX आल्सो कॉल्ड द ग्रिग्नार्ड रिजेंट। कैसे बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम के साथ कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आपको मिलेगा जो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। एक तरीके से आर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है और बहुत रिएक्टिव भी है। तो यहाँ पे देखिए R-Mg+X और यहाँ से वाटर के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। दूसरा देखेंगे जो RMgBr होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, जब भी आप इसको वाटर के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये क्या कर देता है, डिकम्पोज हो जाता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे कि मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मेथेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगला आपका मेथड था कि आप एल्केन और ग्रिग्नार्ड रिजेंट से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्केन है हम उसको कैसे बना रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है,
आप देखेंगे यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि वहाँ से CO2 भी निकलेगी, O2 भी निकलेगा, बहुत सारी गैसेज यहाँ से निकलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन ए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड स्ट्रांगली विथ सोडा लाइम, ये सोडा लाइम का फार्मूला यहाँ से याद करेंगे, NaOH प्लस CO, NaOH प्लस CO ऑल्सो कॉल्ड दी सोडा लाइम, ए मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्लिट ऑफ एज कार्बोनेट एंड ए एल्केन इज फार्म्ड, और एल्केन बनेगा। यहाँ पे देखिए आपको रिएक्शंस लिया गया है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, और इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है और सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, जो यहाँ पे एल्केन बनती है, हेयर दी एल्केन फार्म्ड कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन दी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे 1 कार्बन आपको कम मिलेगा जिस एल्केन को आप बनाएंगे। अब सोडियम एसीटेट की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सोडियम प्रोपेनेट, सोडियम प्रोपियोनेट की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और एथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शंस देखेंगे, कोल्बे सेंसिस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जिसे कहते हैं अथवा कोल्बे सेंसिस कहते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, व्हेन ए कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड एल्केन इज फॉर्म्ड, अगर कहीं पे इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो वहाँ पे आपका एल्केन्स बनेगा, सोडियम कार्बोनेट हो, सोडियम एसीटेट हो, इस तरीके से आपकी रिएक्शंस यहाँ पे होगी। कभी कभी पूछा जाता है कि जो एनोड होता है उस पर कौन कौन से पार्ट मिलते हैं और कैथोड पे क्या क्या मिलता है, तो याद रखिएगा, एनोड पे आपका एल्केन और CO2 मिलता है, कैथोड पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे भी रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोडियम एसिटेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पे एनोड पे एथेन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मिल रहा है। अब हम देखेंगे कैसे और बना सकते हैं, तो इसमें देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दीजिए तब भी आपको एल्केन मिल जाएगा। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे एस्टिक एसिड का रिडक्शन कराए हैं HI के प्रेजेंस में, तो भी आपका एथेन मिल गया है। अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जो कि है कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस। कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो एन एल्किल हैलाइड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट LiR2Cu, lithium dialkyl cuprate, this is then treated with an alkyl halide to give an alkenes। इसको फर्दर किसके साथ ट्रीट करेंगे, एल्किल हैलाइड के साथ, और एल्केन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम मेथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, Li के साथ कराएंगे ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, CH3Li बनेगा और LiBr बनेगा। अगला यहाँ पे देखिए CH3Li की रिएक्शन फर्दर कॉपर आयोडाइड के साथ कराएंगे तो लिथियम डाइमेथाइल क्यूप्रेट बनेगा, और यही लिथियम डाइमेथाइल क्यूप्रेट हम किसके लिए यूज करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के लिए यूज करेंगे। अब ये देखिए एथाइल ब्रोमाइड आपका यहाँ से मिल गया, और यहाँ पे आपने लिथियम डाइमेथाइल क्यूप्रेट से रिएक्शन कराया, क्या बना, प्रोपेन बना। दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। तो अभी तक आपने कहा कि उट रिएक्शन हमारी क्या होगी, सिमेट्रिकल बनाएगी, लेकिन जो आपकी ई वाली रिएक्शंस हैं यानी कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस है, ये अनसिमेट्रिकल बनाएगी। तो दोनों याद कर लीजिए, CU यानी कोरे हाउस क्या करेगी, अनसिमेट्रिकल बनाएगी, और उट सिंथेसिस क्या करेगा, सिमेट्रिकल बनाएगा। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स के देख लेते हैं। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जो आपके पहले के 4 मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास समय बहुत कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 शूट रिवीजन करिए, 60 नोट्स बनाइए, इन्हीं सारी चीज़ें एग्जाम्स में आपके लिए हेल्प करेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और जितने कार्बन नंबर 5 से 17 तक के जो कार्बन होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं, और जितनी भी हायर एल्केन्स होती हैं वो सब बैक्स लाइक सॉलिड होती हैं। एल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये नॉन पोलर होते हैं एंड लेस रिएक्टिव्स होते हैं। एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, सारे के सारे एल्केन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन।
ये दोनों की दोनों क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। इसके अलावा हेक्सेन कहीं पे मिल जाए वो भी नॉन पोलर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, जैसे जैसे हमारी कार्बन्स की चैन बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर्स वेट बढ़ता जाएगा, एल्केन्स हायर एल्केन में कन्वर्ट होता जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ता जाएगा। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। अगर कहीं भी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है यानी सरफेस एरिया कम है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सरफेस एरिया जब ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट यही लिखा है एज द ब्रांचिंग इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया गया है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग कहाँ पे है, नियोपेंटेन में। तो ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, याद रखिएगा। ब्रांचिंग ज़्यादा तो बीपी लो हो यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। नियोपेंटेन की सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज करेगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी, तो नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अगला यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स दिया गया एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन आल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे तुरंत क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी उनकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, रेगुलर ट्रेंड नहीं होगा। बट द इंक्रीज इन नॉट सो रेगुलर, लेकिन आप इस ट्रेंड को रेगुलर नहीं मानेंगे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको याद कर लीजिए। एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, कोई एल्केन्स की सीरीज अगर है उसमें कार्बन नंबर अगर इवन है तो हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट्स, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन देयर प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड कार्बन एल्कीन। अगर ऑड कार्बन एल्कीन के कंपेयर में कहीं पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एल्कीन मिल रही है तो क्या होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, एल्केन्स आर लेस डेंसिटी, जो एल्केन्स होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है देन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्केन्स की डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। तो पहले रिएक्शंस यहाँ पे है कंबस्चन रिएक्शंस। कंबस्चन रिएक्शंस कब हो रही है, जब हमारा मेथेन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, कोई भी एल्केन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंबस्चन रिएक्शंस कहते हैं। इसमें CO2 गैस निकलेगी, वाटर निकलेगा और हीट रिलीज होगी, इसी रिएक्शंस को हम कंबस्चन रिएक्शंस कहते हैं। अगला हम देखेंगे, अगली रिएक्शंस देखेंगे। अगली रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हम हैलोजिनेशन कराएंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो जैसे आप फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस नहीं देखते हैं उस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि जब आप यूवी लाइट देते हैं, HME लाइट देते हैं, तो वहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है। आगे भी हम इसकी मैकेनिज्म आपको बताएंगे। तो एल्केन्स की जब आप रिएक्शंस कराएंगे तो एल्किल क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। जैसे मेथेन की रिएक्शंस कराएंगे तो मेथाइल क्लोराइड में, ब्यूटेन की रिएक्शन कराएंगे ब्यूटाइल क्लोराइड में, प्रोपेन में रिएक्शन कराएंगे प्रोपाइल क्लोराइड में। इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट होगा। आगे यहाँ पे लिखा गया है दिस रिएक्शन इज डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेज, द रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन ऑफ मेथाइल क्लोराइड कैन बी सक्सेसफुली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स। अगर यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया जाए कि 1 यूनिट होगा तब तो रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होगी, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है तो रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक ये तीनों हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाएंगे। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया है अमाउंट तो आप मान के चलेंगे क्लोरीन एक्सेस में है और तब तक रिएक्शंस होगी जब तक तीनों हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाएंगे। तो अब देखिए फर्दर अगर रिएक्शन होगी तो मेथाइल क्लोराइड बनेगा, उसके बाद जब रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफार्म बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। फर्दर एक हाइड्रोजन अभी रिमेनिंग है, उसके साथ जब Cl2 की रिएक्शंस करा देंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बन जाएगा, तब जाके रिएक्शंस स्टॉप होगी। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। CCl मेजर प्रोडक्ट कब होगा, इफ एन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड। जब हम क्लोरीन को एक्सेस में यूज करेंगे तो हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CCl4 मिलेगा। अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं है तब तो आपको मेथाइल क्लोराइड CH3Cl मिल जाएगा, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आपको CCl4 मिल गया मेजर प्रोडक्ट तो आपने एक्सेस लिया है क्लोरीन। मेथाइल क्लोराइड इज द मेजर प्रोडक्ट इफ क्लोरीन इज यूज्ड इन लिमिटेड अमाउंट।
अब मैकेनिज्म आप देखेंगे किस तरीके से आप इसका मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहले जो आपने Cl2 लिया था, इस Cl2 को आप होमोलिटिकली क्लीवेज कराइए। आपको अगर होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं पता है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर जो BSc प्रीवियस सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के, उन सारे लेक्चर्स को आप वॉच करिए, आपका बेसिक बहुत क्लियर होगा। होमोलिटिक क्लीवेज क्या कहता है कि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक स्पीसीज को मिलते हैं और वहाँ पे फ्री रेडिकल्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए। अगले स्टेप में चैन प्रोपेगेशन स्टेप। चैन प्रोपेगेशन में क्या होगा, मेथेन क्या होगा, फर्दर होमोलिटिकली क्लीव होगा, रेडिकल्स इस पे जनरेट होगा और ये क्लोरीन रेडिकल इस हाइड्रोजन वाले रेडिकल से कंबाइन करेगा, ये Cl बनाएगा और मेथाइल रेडिकल बनाएगा। मेथाइल रेडिकल फर्दर Cl2 से रिएक्शन करेगा, मेथाइल क्लोराइड बनेगा और Cl बनाएगा। अगला स्टेप देखेंगे चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन टर्मिनेशन में दोनों क्लोरीन रेडिकल कंबाइन होंगे, फिर से Cl2 बन जाएगा। CH3 रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल जब कंबाइन होंगे तो मेथाइल क्लोराइड बन जाएगा। दोनों CH3 रेडिकल जब कंबाइन हो जाएंगे तो एथेन बन जाएगा। अगला देखिए नाइट्रेशन ऑफ एल्कीन। जब भी आप एल्कीन्स का नाइट्रेशन कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं और टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम से बेटर स्कोर्स कर सकते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आपके हर लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके हीटिंग से क्या नहीं मिलेगा, जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे पॉइंट्स पर देखना। तो एल्कीन की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से होता है तो नाइट्रो एल्कीन बनता है। मेथेन से होगा नाइट्रोमेथेन बनेगा, एथेन से होगा नाइट्रो एथेन बनेगा और नाइट्रो मेथेन दोनों बनेगा। अब देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में जब करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिलेगा और वाटर निकल जाएगा। लोअर एल्केन्स लाइक मेथेन एंड एथेन डू नॉट गिव दीज रिएक्शंस। इस रिएक्शंस को लोअर एल्केन्स नहीं देते, मेथेन एथेन हो गया, ये सब इस रिएक्शन सल्फोनेशन के रिएक्शंस को नहीं देते हैं। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स अगले एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है। आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एल्केन्स आर कन्वर्ट टू देयर ब्रांच चैन आइसोमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी एन ब्यूटेन था, उसकी आइसोमर्स में कन्वर्ट हो गया आइसोब्यूटेन्स, तो इसी को कह रहे हैं आइसोमेराइजेशन। 2 प्रोपाइल पेंटेन था, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन, यानी ब्रांचिंग बढ़ जाती है। जैसे आप AlCl3 HCl यूज करेंगे तुरंत ही क्या होगी, ब्रांचिंग इंक्रीज कर जाएगी। ब्रांच एंड एल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू मोर ब्रांच एंड एल्केन्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, पायरोलिसिस क्या होता है, व्हाट इज पायरोलिसिस, जिसे आप क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। पायरोलिसिस को आप क्रैकिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय हीट। हीट के द्वारा किसी भी कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, उसी को आप क्या कह रहे हैं, पायरोलिसिस कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड दी पायरोलिसिस। दिस प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू एल्कीन इज नोन एज क्रैकिंग। और इसी पायरोलिसिस की प्रोसेस को जब हम किसी एल्केन पे अप्लाई करते हैं, उस पर हम बम्बार्टमेंट करते हैं, उसको हम डिकम्पोज करते हैं, तो उसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। अगला हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन इन एब्सेंस ऑफ एयर टू गिव लोअर एल्कीन्स। जब भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में तो हमें लोअर एल्कीन्स मिलती हैं। अब देखिए पायरोलिसिस में 2 तरीके से होता है, एक तो आप क्रैकिंग करके कर सकते हैं, दूसरा डीहाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं। जब डीहाइड्रोजिनेशन होगा तो क्या होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओनली एल्कीन इज फॉर्म्ड। केवल इसमें क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा जब आप पायरोलिसिस के द्वारा डीहाइड्रोजिनेशन कराएंगे। लेकिन अगर आप क्रैकिंग करा रहे हैं तो इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ये ब्रेक करेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ये ब्रेक करेगा। लोअर एल्केन एंड लोअर एल्कीन इज फॉर्म्ड। इसमें एल्केन भी बन सकता है क्रैकिंग में और एल्कीन्स भी बन सकता है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे दी हुई है कि जब आप डीहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी यहाँ से तो प्रोपीन बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जब आप क्रैकिंग कराएंगे तो आपका CH बॉन्ड भी ब्रेक होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो यहाँ से एथेन भी बनेगा और मेथेन भी बनेगा। यही चीज़ आप यहाँ पे लिख रहे थे।
इसी तरीके से एक रिएक्शन यहाँ पे दी है, एथेन की रिएक्शन जब आप 500 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे लाइट के एब्जेंस में, तो आपको क्या मिलेगा, एथाइलिन मिलेगा और क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा। तो क्रैकिंग के द्वारा याद रखिएगा एल्कीन और एल्केन दोनों मिल सकते हैं। अब देखिएगा एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स, व्हाट इज एरोमेटाइजेशन। तो अगर हम बात करें एरोमेटाइजेशन की, तो एल्कीन कंटेनिंग 6 to 10 कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू बेंजीन्स एंड होमोलॉगस एट हाई टेम्परेचर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। जो आपका एल्केन्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेंजीन में कन्वर्ट हो रहा है, अथवा उसकी किसी होमोलोगस स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है जब आप उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट। आप एक कैटालिस्ट का प्रेजेंस रख रहे हैं, जैसे Cr2O3, Al2O3, इन सारे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्केन्स आपका कन्वर्ट हो जा रही है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। द कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड्स इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं अगर हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, एरोमेटाइजेशन कह रहे हैं। जैसे कभी कभी अगर आपका रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, एन हेक्सेन की रिएक्शंस अगर पूछा है कि Cr2O3 है, Al2O3 है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो याद रखिएगा साइक्लाइजेशन होगा, पहले साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फिर 3H2 मॉलिक्यूल्स निकलेगा और बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये चैन एरोमेटाइज्ड हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। अगला एग्जाम्पल्स क्या गिवन है, एन हेप्टेन कितने नंबर की कार्बन चैन है, 1 2 3 4 5 6 यानी 7। हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, तो 7 कार्बन है। एल्यूमिना दिया है, प्लेटिनम Al2O3 600 डिग्री सेल्सियस दिया है, 10 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स दिया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेंजीन के साथ आपने एक ग्रुप CH3 लगाया यानी टॉलुइन में कन्वर्ट हुआ और 4H2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ स्टीम। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, CO और H2 को बोलते हैं वाटर गैस। व्हाट इज फार्मूला ऑफ वाटर गैस, तो CO और H2 को याद रखिएगा, वाटर गैस। छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप मेथेन की रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हैं निकिल के प्रेजेंस में, यानी स्टीम के साथ करा रहे हैं मेथेन की रिएक्शंस, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO में और 3H2 में। ये हुआ आपका रिएक्शंस विथ स्टीम। अगला प्रोसेस देखेंगे नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब है अनयूजुअल साउंड यानी अनचाही ध्वनि। एन अनयूजुअल साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ एन इंटरनल कंबस्टन इंजन ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज नोन एज द नॉकिंग। यानी जो भी आपके इंजन्स हैं वहाँ पे इरेगुलर बर्निंग हो रही है फ्यूल्स की, ईंधन की, और उसकी वजह से जो आपको साउंड उत्पन्न हो रही है उसी को आप नॉकिंग कह रहे हैं। नॉकिंग किसी में अगर बहुत ज़्यादा नॉकिंग हो रही है तो वहाँ पे आप एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो एडिटिव टू दी पेट्रोल व्हिच कैन रिड्यूस द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ पेट्रोल। अगर पेट्रोल की वजह से किसी वाहन से बहुत ज़्यादा नॉकिंग हो रही है तो वहाँ पे आप एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज करते हैं जो उसकी नॉकिंग की टेंडेंसी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इंपॉर्टेंट एंटी नॉकिंग एजेंट का नाम आप याद कर लीजिएगा। जनरली स्टूडेंट एक ही याद करते हैं, टेट्राएथाइल लेड। सबके मन में यही रटा रहता है, टेट्राएथाइल लेड। लेकिन आप BTX को भी याद कर लीजिए, बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन। BTX भी आपको याद करना बहुत जरूरी है, ये भी आपका एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे में हम आपको अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी सीरीज कराएंगे, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं मेथेन के बारे में। मेथेन के बारे में अगर हम बात करें तो मेथेन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। इस एल्केन सीरीज का सबसे पहला मेंबर मेथेन है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि मार्स गैस के नाम से किस गैस को जानते हैं, तो याद रखिएगा मेथेन को आप मार्स गैस के नाम से जानते हैं। मेथेन क्या है, बिगेस्ट सोर्स है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस का सबसे अच्छा सोर्स, सबसे बड़ा सोर्स, सबसे ज़्यादा वाला सोर्स क्या है, मेथेन है। प्रिपरेशन आप इसका कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, सोडियम एस्टेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, मेथेन मिल जाएगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो मेथेन मिल जाएगा। ये सारे इसके प्रिपरेशन के मेथड हैं। मेथेन की बात करें तो कलरलेस होगा, गैस होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा लाइक एसीटोन, एथिनॉल, ईथर एंड बेंजीन। इन सब में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अब देखेंगे CH4 और 2Cl2 की रिएक्शन जब UV लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो कार्बन मिलेगा और 4HCl मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
व्हेन मेथेन इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट 1500 डिग्री सेल्सियस। जब भी मेथेन को हम हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में 1500 डिग्री सेल्सियस, देखिए कितने ज़्यादा टेम्परेचर से आप इसको हीट कर रहे हैं कि वो सिंगल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिटिलीन बना ले रहा है मेथेन। तो मेथेन को अगर एसिटिलीन में कन्वर्ट करना हो तो आप 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दीजिए तो वहाँ पे एसिटिलीन बना ले जाएगा। अगला देखिएगा, मेथेन इज बर्न इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन ब्लैक इज प्रोड्यूस। जो मेथेन्स है वो बर्न करता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन ब्लैक वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे देखिए CH4+O2 फ्लेम 2H2O प्लस कार्बन ब्लैक। यूज हम कहाँ करते हैं, यूज कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्यूल इन दी फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के फॉर्म में हम डोमेस्टिक फ्यूल्स में इसका यूज कर रहे हैं। सेकेंड आप इसका यूज देखेंगे इन दी मैन्युफैक्चर्स ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल के मैन्युफैक्चर्स में आप इसका यूज करेंगे। थर्ड यूज देख रहे हैं इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्लैक व्हिच इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक, सोप पॉलिशेज, ग्रामोफोन रिकॉर्ड एंड रबर टायर्स। ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेज हुए आपके CH4 के। नेक्स्ट हम देखेंगे एथेन। एथेन के बारे में आप देखेंगे, एथेन के बारे में आप देखेंगे तो इसकी प्रिपरेशन के मेथड है सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट से रिएक्शंस कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो एथेन बन जाएगा। एथाइलिन की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजनेशन इसका कराएंगे H2 की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो आपका एथेन में कन्वर्ट होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तब भी आपको एथेन मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, कलरलेस गैस होता है, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल, ईथर एंड बेंजीन, इन सब में वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे ऑक्टेन नंबर। कभी स्टूडेंट ऑक्टेन नंबर के वैसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन एक बार आपकी जानकारी के लिए हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑक्टेन नंबर को इंक्लूड कर ले रहे हैं कि किसी को कोई डाउट ना हो कि हम ऑक्टेन नंबर नहीं पढ़े हैं। तो अगर हम ऑक्टेन नंबर की बात करें तो ऑक्टेन नंबर गैसोलीन आर पेट्रोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ C4 to C10 हाइड्रोकार्बन्स। जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं कार्बन नंबर 4 से टू कार्बन नंबर 10 तक के हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल्स के मिक्सचर्स होते हैं, उसे आप ऑक्टेन्स नंबर्स देख रहे हैं। 2 to 4 ट्राईमेथिल पेंटेन आइसोएक्टेन के पास कोई टेंडेंसी नहीं होती है नॉकिंग के लिए, इज असाइन टू ऑक्टेन नंबर 100 एंड हेप्टेन दैट कॉज ग्रेट नॉकिंग इज असाइन टू ऑक्टेन नंबर ऑफ 0। यानी कह सकते हैं कि जो नॉकिंग को प्रोड्यूस कर रहा है ना, कोई उसके पास नॉकिंग की टेंडेंसी नहीं है, तो क्या कर रहा है, उसका ऑक्टेन नंबर कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन ऐसे जो हैं जो बहुत ज़्यादा नॉकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, उसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 दिया है और आइसोएक्टेन का जो नंबर दिया है ऑक्टेन नंबर वो 100 दिया है। अगला यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है, द ऑक्टेन नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर गैसोलीन इज दैट परसेंट ऑफ आइसोएक्टेन इन ए मिक्सचर ऑफ आइसोएक्टेन एंड हेप्टेन व्हिच गिव इक्विवेलेंट नॉक परफॉर्मेंस। वो नॉक परफॉर्मेंस को बताती है ऑक्टेन नंबर्स। अब देखिए सीटेन नंबर एक बार चार्ट में हम देख लेंगे। सीटेन नंबर क्या है, इट इज द वैल्यूम परसेंट ऑफ हेक्साडीकेन यानी सीटेन in a blend with a 1-methyl naphthalene that give the same performance in a standard compression engine as the fuel sample under the same operating systems। अगला हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। रिफाइनरी गैस में हम क्या यूज करते हैं, एथाइलिन यूज करते हैं और प्रोपीन यूज करते हैं रिफाइनरी गैस में। दूसरा क्या होगा, एथेन में, एथेन में आप स्टीम और पायरोलिसिस कराते हैं तो आपको एथाइलिन मिलता है। प्रोपेन में देखेंगे स्टीम और पायरोलिसिस कराते हैं तो प्रोपीन मिलता है। फर्दर देखेंगे जो प्रोपीन होगा कन्वर्टेड टू क्यूमीन। अगर आपसे पूछा जाए क्यूमीन का फार्मूला क्या होगा, क्यूमीन आप बनाते कैसे हैं, तो आप देखिएगा बेंजीन की रिएक्शन अगर आप प्रोपीन से कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, बेंजीन की रिएक्शन आप करा दीजिए प्रोपीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा और इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड दी क्यूमीन। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है, बेंजीन की रिएक्शन जब हम एथाइलिन से कराते हैं, एथेन से कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें एथाइल बेंजीन पहले मिलता है और उसकी रिएक्शन अगर फर्दर Fe2O3 से कराते हैं, Cr2O3 से कराते हैं 650 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें क्या मिलता है, स्टायरिल मिलता है। तो ये आपका स्टायरिन का फार्मूला याद करिएगा और क्यूमीन का जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस। अब हम देखते हैं बेंजीन ऑन
कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, जब भी हम बेंजीन का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइक्लोहेक्सेन मिलता है। तो बेंजीन जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है तो किसकी प्रेजेंस लगती है, निकिल की प्रेजेंस में सारे के सारे डबल बॉन्ड क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नाम वाम लिखने का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जरूर पूछा जाता है, एक दो प्रश्न आप देखेंगे नॉमेनक्लेचर से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब हम करा रहे हैं तो उसमें हम बताएंगे किस तरीके से नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए आप सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से आपको लार्जेस्ट कार्बन की चेन मिल जाए। दूसरी बात है नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से आपको कोई फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मिल जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, ब्यूटेन होगा जिसे एन ब्यूटेन भी कहते हैं। इसमें देखिए दूसरी पोजीशन में मेथाइल लगा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 3 है, तो इसे क्या बोलते हैं, 2 मेथाइल प्रोपेन अथवा आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। अगला भी यहाँ पे देखिएगा कुछ नाम यहाँ पे लिख के बताए गए हैं, किस तरीके से आप इसका नाम लिखेंगे। पेंटेन के कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन। इसी तरीके से C6H14 के देखेंगे तो 5 आइसोमर्स मिलते हैं। आप उसका स्ट्रक्चर अलग अलग बना के देखेंगे ना, अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, तो आपको आइसोमर्स वहां से मिल जाएंगे। C6H14 के 5 आइसोमर्स मिलेंगे और देखिए C7H16 के 9 आइसोमर्स मिलेंगे और C10H22 के 75 आइसोमर्स मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आइसोमर्स, तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए हम बहुत जल्द एक ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से आप आइसोमर्स निकालेंगे। बहुत जल्द हम 1 सूट रिवीजन में एक ट्रिक डिस्कस करेंगे बहुत शार्ट वाली। अब देखिए आईपैक नॉमेनक्लेचर आप कैसे लिखते हैं, तो आगे भी मैंने वही बताया था ना कि जैसे सबसे पहले आपको कार्बन की लार्जेस्ट चेन पकड़नी है। दूसरी बात आप देखना है कि ये ग्रुप सबसे पहले आ रहा है, जैसे 1 2 इधर से करते तो दूसरे नंबर पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ नहीं मिलता, तो यहाँ पे जैसे इधर से कर रहे हैं तो दूसरे पे एथाइल ग्रुप मिल गया है, तो इसीलिए नंबरिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो देख रहे हैं आप 4 पे एथाइल है, 2 पे मेथाइल ग्रुप लगा है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए हम हेक्सेन यूज करेंगे। अगला इसी तरीके से आगे भी यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। किसी को किसी में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। समय बहुत आपके पास कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। नाम लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ से कार्बन की लंबी चेन मिले वहाँ पे आप पकड़ लीजिए, वहीं से नंबरिंग करिए। अब देखिएगा दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ से कोई ग्रुप लगा हुआ सबसे पहले मिल रहा है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दीजिए उधर से। अब देखिए यहाँ पे ले आए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही आप सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आपके क्या होते हैं। अभी मैंने सबसे पहला पॉइंट यही बताया है कि हाइड्रोकार्बन्स में आपको क्या मिलेंगे, कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पहला तो सही है कि कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, दूसरा वाला और उसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। हमने कहा कि वाटर में जल्दी सॉल्युबल नहीं होते हैं ये सब, तो ऑप्शन सी वाला राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट प्रोपेन। तो प्रोपेन का मतलब क्या है, एल्केन, और एल्केन का मतलब क्या है कि आर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ये सही है। दूसरा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तीसरा पॉलीमराइजेशन टू गिव पॉलीप्रोपिलीन, ये गलत होगा। जब पॉलीमराइजेशन आप इसको करा रहे हैं तो आपको किस में मिल रहा है, कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स पॉलीमराइजेशन में पॉलीप्राइपिन्स मिल रहे हैं, पूछ लें कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आईपैक रूल, कौन सा नाम यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे, ए टर्सरी कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू, ए टर्सरी कार्बन का मतलब क्या है, 3 डिग्री कार्बन। तो टर्सरी कार्बन कोई कार्बन कब तब कहलाएगा जब वो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ यानी 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 3 डिग्री कार्बन यही होगा जब वो अलग 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो अथवा 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसी कार्बन को क्या कहेंगे, टर्सरी कार्बन कहेंगे। दूसरा, व्हिच टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप इज आइसोब्यूटिल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल जो ग्रुप होता है उसमें कौन सा एल्किल ग्रुप होता है, तो उसमें जो एल्किल ग्रुप होता है वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप होता है आइसोब्यूटाइल में। क्वेश्चन नंबर पूछा है, व्हिच मॉलिक्यूलर फार्मूला इंडिकेट 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपेन का मतलब, पेंटेन का मतलब क्या है, सबसे पहले कार्बन नंबर क्या होगा, 5 होगा, तो 5 कार्बन की चैन पकड़िएगा, बाकी सब ऑप्शन दोनों गलत कर दीजिएगा। 5 नंबर की कार्बन की चैन पकड़िएगा, उसके बाद 2 पे मेथाइल लगाइएगा तो ऑप्शन आपको मिल जाए, इंडिकेट 2 मेथाइल पेंटेन, ओह सॉरी। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और उसके बाद मेथाइल ग्रुप जब आप लगाएंगे तो एक कार्बन आपको बढ़ जाएगा,
तो आप देखेंगे C6H14 में क्या होगा, 2 मेथाइल पेंटेन होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अब हम कुछ और प्रश्न देख ले रहे हैं। मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मेथेन का आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया है द रिएक्शन ऑफ सोडियम एथोनेट विथ सोडा लाइम। हमने कहा था सोडा लाइम के साथ जब आप रिएक्शंस कराते हैं सोडियम एथोनेट की, तो आपको क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा। अगला दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर एल्कीन्स। एल्केन्स के प्रिपेरेंस में कौन सा यूज करते हैं। तो मैंने एक तो वुड सिंथेसिस आपको पढ़ाई, दूसरा कोरे हाउस पढ़ाया, तो कोरे हाउस वाला याद लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन यूज्ड बी टू प्रिपेयर टू एल्केन्स। तो ओल्फ किस्नर तो नहीं पढ़ा आपने, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा आपने, सॉरी ओल्फ किस्नर रिडक्शन से भी आपका बन सकता है एल्केन्स। ओल्फ किस्नर रिडक्शन आपको बताया नहीं गया है, वुड सिंथेसिस से भी होगा, कोल्बे से भी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम ब्यूटायरेट क्या देगा। जब भी आप कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सोडियम ब्यूटायरेट का, तो आपको C6H14 मिलेगा, क्योंकि कार्बन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे पहले से भी हैं और भी आप जब उसका सेंसिस कराएंगे तो कार्बन नंबर बढ़ जाएंगे, तो C6H14 मिलेगा। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा अनरिएक्टिव होगा। तो हमने कहा एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, तो 27 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिजॉल्व इन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में कौन सा कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होगा। तो आंसर है एनहेक्सीन्स। 28 नंबर देखेंगे 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सारे क्वेश्चन आप करके प्रैक्टिस करेंगे। बस हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, बस हम यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, बस क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका राइट आंसर क्या हो सकता है बस यही बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाई इज द हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन्स कंसीडर ए चैन रिएक्शंस। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ईच स्टेप जनरेट रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट कॉजेज द नेक्स्ट स्टेप टू अकर्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे द क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन टू गिव CCl4। द क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन टू गिव CCl4 इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ, एग्जाम्पल्स किसका है, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का है, जहाँ पे आप CCl4 बना रहे थे वहाँ पे रेडिकल वाली रिएक्शंस करा रहे थे। 31 देखेंगे इन क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन द फर्स्ट स्टेप इन व्हिच क्लोरीन फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। तो पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ मेथेन बाई, तो क्लोरीन रेडिकल जब मेथेन से रिएक्ट करता है अब्स्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मेथेन एंड प्रोड्यूसिंग HCl एंड मेथाइल रेडिकल्स। अब हम अगले क्लास जो होगी उसमें हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इन सारे क्वेश्चनों को देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप ये सेशन कैसा लगा, सभी लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सभी स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जो भी KBS PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन। थैंक यू।